गंगा सवेरा में बात होगी उत्तराखंड की खबरों की। और शुरुआत करते हैं चारधाम यात्रा से। आज चारधाम यात्रा को लेकर बैठक करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, जहां नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। यात्रा के संबंध में हवाई सेवाओं को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। सचिवालय में आज सुबह 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। बिल्कुल, नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के अधिकारी सचिवालय में रहेंगे मौजूद, ये जानकारी है। और यात्रा के दौरान हेली सेवाओं को लेकर सीएम धामी की ये समीक्षा बैठक है। मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है उड्डयन विभाग की ओर से यहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई जाए और दुर्गम रास्तों पर जो लोग सक्षम नहीं है चलने में, उनके लिए जरूरी हो जाती है हेली सेवाएं, और हेली सेवाओं के लिए किस तरीके का मैनेजमेंट होना चाहिए। ये इस बार की यात्रा में आई भीड़ को देख करके सीएम धामी ने जरूरी समझाया है कि 11:30 बजे सचिवालय में ये बैठक बुलाई जाए, संबंधित अधिकारी मौजूद रहें ताकि ये मैनेज किया जा सके। बिल्कुल, और ज्यादा जानकारी इस बाबत ले लेते हैं। रवि केंतुरा देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले बताएं कि हवाई सेवाओं को लेकर किस तरह की ये बैठक है और क्या यहाँ चर्चा का विषय रहने वाला है खास? बिल्कुल अनु, देखिए इस बार अगर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की बात करें तो रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं। पहले ही दिन से हमने देखा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही तमाम जो हवाई सेवाएं थी उनकी बुकिंग चल रही है और 5 से 6 दिन तक अभी भी आगे की बुकिंगें जो है फुल दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि हवाई सेवाओं को लेकर आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसका उद्देश्य यही है कि किस तरीके से जो हवाई सेवाएं हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के लिए उनको बेहतर किया जा सके, क्योंकि रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं और जितनी हवाई सेवाओं से यात्रा हो सकेगी, ऐसे में एक बड़ी राहत सरकार को भी मिलेगी और वहाँ पर जो ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ है उस पर काबू भी पाया जा सकेगा। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी निजी कंपनियां भी हैं जिन्होंने सरकार से बात की है कि वो भी हवाई सेवाओं को शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसे में उन निजी कंपनियों के क्या प्रस्ताव है, किस तरीके का किराया रहेगा और क्या यात्रियों के लिए सुविधा रहेगी, इसको लेकर भी नागरिक उड्डयन विभाग के जो अधिकारी हैं वो आज मुख्यमंत्री को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। और अभी तक जो हवाई सेवाओं की शुरुआत की गई है, जो जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उनकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ ही हरिद्वार से भी 2 हवाई सेवाएं जो है शुरू की गई हैं, जहां से बद्रीनाथ और केदारनाथ की दर्शन हवाई सेवाओं के माध्यम से यात्री कर सकेंगे। और ऐसे में कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जिनको फिर से शुरू किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हवाई सेवाओं से जो सफ़र करना चाहते हैं उनको ये सुविधाएं मिल सके, नागरिक उड्डयन विभाग की क्या इस पर तैयारियां हैं, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे। और साथ ही साथ जो निजी कंपनियां हैं जो हवाई सेवाओं को शुरू करना चाहते हैं, उनके किस तरीके के प्रस्ताव है, क्या किराया है, क्या उनकी तैयारियां हैं, यात्रियों को क्या सुविधा मिलेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठक में मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, देखिए ये बहुत अहम हो जाता है। चारधाम यात्रा पर कई ऐसे लोग निकलते हैं जिनके मंशा तो रहती है कि चारों धाम तक पहुंचे, लेकिन ऐसे में रोड़ा उनका स्वास्थ्य आता है। यहीं पर हेली सेवा की व्यवस्था सबसे बड़ी संबल का काम करती है। आपका शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां रुड़की स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिलने का एक मामला है, जिसमें धमकी भरा पत्र पंजाब से भेजे जाने की अब आशंका है। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट इस मामले में। जीआरपी की अलग अलग टीमें पत्र भेजने वाले की खोज में जुटी हैं। यहां पत्र लिखने वाले ने खुद को आतंकी बताया। खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया गया। तो देखिए जीआरपी की टीमें अब किसने चिट्ठी भेजी है, ये शख्स है कौन, उसकी खोज में लगा हुआ है। और हमारे सहयोगी विनीत त्यागी से जानकारी लेते हैं। विनीत, महकमे की ओर से कुछ क्लैरिफिकेशन आया, किसने भेजी है ये चिट्ठी? जी बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, जिस तरह से रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को जो धमकी भरा पत्र शनिवार देर शाम को मिला था, लेकिन उसके बाद से जो है लगातार खोजबीन की जा रही है कि ये धमकी भरा पत्र किसने भेजा है, लेकिन अभी तक की जो है कुछ पता नहीं लग पाया कि किसने पत्र भेजा है। हालांकि जीआरपी की टीमें कल ही रवाना कर दी गई थी पंजाब के लिए, जहाँ पर अमृतसर और जालंधर में जो है छानबीन की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पत्र लिखने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया, तो उसके बाद से जरूर जीआरपी जो आरपीएफ है वो अलर्ट है और साथ ही जो स्थानीय पुलिस है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो इसके बाद अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि टीमें जो है पंजाब के लिए रवाना हो चुकी हैं और वहां पे जो है छानबीन की जा रही है कि जो पत्र लिखने वाला है वह कौन व्यक्ति है। और इस तरह से जो ये 21 मई को उसने जो है बम से उड़ाने की धमकी दी है, रुड़की, हरिद्वार, काठगोदाम, बरेली सहित तमाम जो अन्य स्टेशन है उसमें इनका स्टेशन का जिक्र किया गया है।
स्नेहलता, आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जो है रुड़की रेलवे स्टेशन पर पत्र मिल चुके हैं धमकी भरे। जी बिल्कुल, शुक्रिया अविनीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो उधर चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में सियासत भी शुरू है। कांग्रेस ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। यात्रा में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और ऐसे में कांग्रेस का ये कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी उचित नहीं है। 2 साल के बाद जब ये चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है तो यहाँ पर व्यवस्थाएं समुचित होनी चाहिए थी। ऐसे में 16 श्रद्धालुओं की जान गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, आखिर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं थी, 16 लोगों की जान क्यों गई, वो भी जब सिर्फ 3 मई से ही यात्रा शुरू हुई है। और आने वाले वक्त के लिए भी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरती कांग्रेस नजर आ रही है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर कांग्रेस की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर कौन से बड़े सवाल खड़े किए गए। मास्टर प्लान पे वहाँ काम हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर प्लान होना चाहिए। किसी भी जगह को अच्छा बनाया जाना जरूरी है, सुविधाजनक बनाया जाना जरूरी है। लेकिन जो वहाँ स्थापित लोग थे, जिनकी दुकानें थी, मकान थे, उनको बिना सूचना दिए हुए जब वो माइग्रेट करके नीचे आते ठंड के दिन में, उनकी दुकानें और मकान तोड़ दिए। जब वो सामग्री लेके इस बार के सीजन में लाभ उठाने की नीयत से वापस गए तो अपनी दुकानें ना पाके वो हतप्रद हैं और बहुत परेशान हैं। मेरा ये आरोप है सरकार के ऊपर कि उसने मास्टर प्लान लागू तो किया, लेकिन जो वहाँ स्थापित थे, जिनकी दुकानें और मकान तोड़े गए, ना तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना उनके लिए कोई व्यवस्था की गई। तो 6 मई को केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब तक के आंकड़े बताते हैं कि 77,656 लोग केदार धाम पहुंच चुके हैं। यानी यात्रा के चौथे दिन 9 मई को कुल 18,183 लोगों ने धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। ये भी जान लीजिए कि 2 साल के बाद केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को ये मौका मिला है कि वो बाबा के दर्शन करें, तो इस बार अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आंकड़े कम से कम यही बताते हैं, जिस संख्या में, जबकि ये लिमिट की गई है, कितने दर्शन एक दिन के भीतर हो सकते हैं। चारों धामों में अलग अलग संख्या निर्धारित है और वो मैक्सिमम पर चल रही है, क्योंकि ये आंकड़े हैं जहां 2 दिन के भीतर, और ये देखिए चौथे दिन कितने श्रद्धालु पहुंचे, ये आंकड़े भी हमारे साथ। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अभी जारी है और मुख्य द्वार कहे जाने वाले नारसन बॉर्डर के से लेकर हरिद्वार तक ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यहां नए नियुक्त एसपी ट्रैफिक ने पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक की है। ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रहता है। एसपी ट्रैफिक हिमांशु वर्मा ने एबीपी गंगा से बातचीत में बताया कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर नारसन बॉर्डर से मंगलोर तक जाम लगने वाले मुख्य पॉइंट्स को चिन्हित किया जाए, ताकि ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर जाम की स्थिति न बने। सर, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ी समस्या जो नारसन बॉर्डर से शुरू हो जाती है, मंगलोर में बड़ा वीकेंड पे जाम रहता है। सर, उससे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि ताकि जाम ना लगे, चारधाम यात्रा भी चल रही है। हमने जो मैन पावर है हमारी, उसको हमने जो है मतलब प्रपोजल भेजा बढ़ाने के लिए। तो जैसे जहाँ पे हमारे चौक पॉइंट्स होते हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन चौक पॉइंट्स पे जहाँ पे भी होता है वहाँ पे लोग अपनी मैन पावर बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा कोशिश ये कर रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट लग जाए या फिर साइनेजेस मेनली। तो जैसे जनरली आपने देखा होगा कि लोग जो बाहर से आते हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मुझे इधर से जाना है या उधर से जाना है, या उनको रास्ता नहीं पता होता, या गूगल मैप ने उल्टा कुछ दिखा दिया। तो उसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि साइनेजेस जो है वो प्रॉपर और बड़े लगे, ताकि जो कोई आ रहा है तो उसको कहीं बीच में रुकने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो रास्ता के लिए हो चाहे किसी और रीज़न से हो, तो वो सीधा अपने रास्ते को जो है चले जाए। तो देखिए, चंपावत में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये तस्वीरें आई, देखिए इस रिपोर्ट। पुष्कर की अग्नि परीक्षा, जीतेंगे चंपावत का किला। 21 दिन बाद होगी लड़ाई, धामी की सबसे बड़ी चढ़ाई। देवभूमि में भले ही एक बार फिर कमल खिल गया है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अग्नि परीक्षा अब भी बाकी है।
जिस संकल्प को साकार करने के लिए सीएम ने सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब धामी रोड शो में शामिल हुए, खटीमा से सड़क के रास्ते चंपावत पहुंचे, बनबसा और टनकपुर में रैली को संबोधित किया। देवतुल्य जनता की, चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता की सेवा करने के लिए कैलाश जी ने जो कामों को आगे बढ़ाया है उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, उनको तेजी से और लाएंगे, कुछ नए कामों को लाएंगे। सब मिलकर ये चंपावत हमारा जो है एक आदर्श चंपावत बने, उसके लिए काम। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 48 दिन पहले मतलब 23 मार्च को धामी ने राज्य की कमान संभाली। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जानकारों की माने तो कुर्सी पर बने रहने के लिए धामी का चंपावत से उपचुनाव जीतना जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि मतदान की तारीख 31 मई है। चंपावत उपचुनाव में धामी का मुकाबला कांग्रेस की महिला उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी के साथ है। नामांकन से पहले धामी सुबह के वक्त ही खटीमा में नगरा तराई गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने कुल देवता का आशीर्वाद लिया। दरअसल धामी की अगुवाई में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए थे। इसलिए धामी पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, इस भरोसे के साथ कि इस बार उनकी जीत पूरी तरह तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच देहरादून से एक अहम खबर आपको बता देते हैं। 11 मई को निर्मला गहतोड़ी अपना नामांकन करेंगी। 11 मई को सुबह 11 बजे वे अपना पर्चा दाखिल करेंगी। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी हैं निर्मला गहतोड़ी। कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव में एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है, जिसमें सीएलपी लीडर यशपाल आर्या जी, माननीय हरीश रावत जी, प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, प्रदीप टमटा जी, सभी वरिष्ठ विधायकगण और मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। वहीं आज हल्द्वानी में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विद्यालय शिक्षा के कार्यों की समीक्षा बैठक करनी है, ये बात सामने आ रही है। काठगोदाम सर्किट हाउस में धन सिंह रावत ये समीक्षा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने एजेंडा जारी करते हुए अपर निदेशक माध्यमिक, अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और कई जरूरी अधिकारियों को इस बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता पर यह बेहतर चर्चा हो सके। शिक्षा मंत्री ने तलब किया है तमाम स्तर के अधिकारियों को कि वो इस बैठक में आए। सर्किट हाउस में ये बैठक होनी है, जिसमें शिक्षा मंत्री विद्यालयीय शिक्षा कार्यों की समीक्षा करेंगे। स्कूल्स को कैसे और बेहतर चलाया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी को कैसे ठीक किया जाए, और इन तमाम चीजों पर चिंतन मंथन होगा इस बैठक में। वहीं शिक्षा की बात ऊर्जा की कर लें तो उत्तराखंड में एक और बिजली का संकट चल रहा है, तो वहीं बिजली विभाग पर भी लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को कई स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा भवन के बाहर बिजली विभाग में हो रहे घोटालों को लेकर प्रदर्शन किया है। आरोप है कि 100 करोड़ से ज्यादा का विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर घोटाला किया है, जिसका कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 100 करोड़, लगभग 100 करोड़ रुपए का आपके विभाग के एमडी द्वारा लगभग 125 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ट्रांसफार्मर घोटाला। और कैग की ऑडिट रिपोर्ट में जो दस्तावेज मेरे पास है, 50 करोड़, लगभग 50 करोड़ का कैग की ऑडिट रिपोर्ट में यूपीसीएल का ट्रांसफार्मर घोटाला कैग की रिपोर्ट में आया है। और अभी तक उस अफसर को सस्पेंड करने की बजाय उसका प्रमोशन कर दिया है। बागेश्वर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण का काम 4 साल से अधर में लटका हुआ है। समझिए आप, मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत शहर में बन रहे 2 मंजिला पार्किंग के निर्माण में बजट की कमी आड़े आ रही है। 2 करोड़ 12 लाख की लागत से इस पार्किंग के लिए सरकार ने केवल 50 लाख रुपए ही आवंटित किए हैं, ये कहना है अधिकारियों का। समय पर बजट नहीं मिल सका तो पार्किंग का ये पूरा काम अधर में लटका।
लटका हुआ भी है और आगे भी फंडिंग नहीं हुई तो ऐसे ही रहेगा। 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने नगर पार्किंग के निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन 2009 से अब तक इस पार्किंग की क्या कंडीशन है, ये तस्वीरें देखिए आप। 2 मंजिला पार्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन बजट की राह ताक रहा है। सर मैं हमारे नगर पालिका द्वारा 2 मंजिल पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें 50 लाख रुपए की धनराशि हमें प्राप्त हुई थी, जिसका उपयोग कर दिया गया है तथा शेष धनराशि पालिका मद से भी लगाई गई है। और शेष जो अवशेष धनराशि मिलनी थी वो 1 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होनी थी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ही काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और वहीं बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में नैनीताल की पहाड़ियां चढ़ते चढ़ते एक छात्र नेपाल की 6189 मीटर ऊंची आइलैंड पीक यानी कि इम्जा TST पीक पर फतेह करके लौट आया है। ये तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह से अमन सावरी नाम के इस 22 साल के युवक ने विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट समेत हिमालय की अन्य चोटियों को फतेह करने की ठानी है। और अमन के सफल होकर लौटने पर उनकी मां ने उनका स्वागत केक काट कर किया। अमन सावरी देहरादून के UPS कॉलेज में लॉ कर रहे हैं और नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज से पढ़ा अमन अयारपाटा स्थित अपने घर में अपनी मां के साथ रहता है। अमन ने बताया कि उन्होंने नैनीताल के टिफिन टॉप के पहाड़ों में घूमना शुरू किया, जिसके बाद वे अलग अलग पहाड़ियों पर अपने दोस्तों के साथ चढ़े हैं। एडवेंचर का काफ़ी शौक है, तो वही यहाँ पे जितने भी माउंटेन है सब एक्सप्लोर करके नए नए रूट ढूंढ के, ताकि कुछ बड़ा सबमिट करना है। तो वही मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, उसके साथ प्लान बना आइलैंड वीक का। और खुम्बू वैली में है नेपाल में, इसकी हाइट है 6189 मीटर्स। और 19 दिन का पूरा हमारा एक्सपीडिशन था, जिसमें एवरेस्ट बेस कैंप, नागार्जुन और काला पत्थर भी इंक्लूडेड है। बिल्कुल अनु, और बात करते हैं हाथरस के ये चंपदा क्षेत्र के अल्हेपुर गांव से आई खबर, जहां बाइक चलाने को लेकर एक विवाद हुआ और इस विवाद में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान महिलाओं सहित 3 लोगों के घायल होने की खबर है। इन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। पथराव और मारपीट की सूचना पर पुलिस भी गांव में पहुंची। अब इस पूरे मामले पर तफ्तीश चल रही है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए जहां 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और महिला भी इसमें घायल हुई है, अस्पताल में भर्ती है, जहां 3 लोग अन्य और भी हैं जो घायल हुए हैं। एक महिला की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, काफी चोटें उसे आई हैं। पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस अब इस मामले में कर रही है। महिलाओं समेत 3 लोगों के घायल होने की सूचना और पुलिस अब पूछताछ इस मामले में कर रही है। वहीं लखनऊ में एक और ऐसा ही मामला सामने आया, जहां मोटर मैकेनिक की दुकान पर अचानक से आग लग गई। हादसे की खबर है। इस आग पर दमकल दस्ते ने मौके पर पहुंचकर काबू पा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये भयंकर आग लगी थी। तो ये आग की तस्वीरें हैं, उठती हुई लपटों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि आग का कहर किस तरीके से दिखाई दिया। लखनऊ में यहाँ पर मोटर मैकेनिक की ये दुकान है जो धू धू करके जलती हुई आपको नजर आ रही है। रात का वक्त है और दमकल के दस्ते ने वक्त पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इस बीच काफी कुछ जल चुका था, आग की जद में आ चुका था। बात सहारनपुर की करेंगे। चलती हुई स्कूटी में आग की तस्वीरें आई और देखते ही देखते पूरी स्कूटी जलकर खाक हो गई। स्कूटी के इंजन में गर्मी की वजह से ये आग लगी। तो जैसे जैसे गर्मी का सितम बढ़ रहा है, ये तस्वीरें भी हैं जहां स्कूटी किस तरीके से जल रही है। उठता हुआ काला धुआं का गुबार और ये लपटें, यकीन नहीं होता, लेकिन स्कूटी से ये एक स्पार्किंग के बाद बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से इंजन गर्म हुआ और पूरी स्कूटी की क्या हालत है ये आप जरा देखिए। सड़क पर, बीच सड़क पर ही धू धू कर ये स्कूटी जलने लगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं स्नेहलता ग्रेटर नोएडा की। यहाँ के इकोटेक 1 पुलिस ने कंपनी से चोरी करने वाले 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल की विदेशी कंपनी से चोरी किए गए 20,000 मोबाइल डिस्प्ले बरामद किए गए हैं।
24 लाख के मोबाइल डिस्प्ले सहित वर्णाकार चोरों से बरामद की गई है। बिल्कुल, और इन लोगों ने मोबाइल की डिस्प्ले बनाने वाली हेलीटेक कंपनी से ये चोरी की थी। तो देखिए, शातिर चोरों का ये अपना गैंग है जो टेक्निकल है और हार्डवेयर चुराने के लिए इन्होंने तरकीब निकाली और कंपनी से ही चोरी करके अपना काम शुरू कर दिया।